करप्शन का एक और केस आया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहां पे द गवर्नर ऑफ कर्नाटका हैज बेसिकली गिवन अ ग्रीन सिग्नल कि हम चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के खिलाफ करप्शन के केसेस करेंगे। अब क्या ये अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के कारण हो रहा है? क्या वाकई में वहां पे कोई करप्शन स्कैंडल हुआ है? Let's try to understand what has happened in this particular case. But before that, I'd like to make an important announcement. Maluka IAS लेकर आया है रक्षा बंधन सेल, which is available from 18th to the 25th of August, जहां पे सारे के सारे UPSC students के both online as well as offline courses पे आप पाएंगे 20% off. So do not waste this opportunity and come and register with Maluka IAS today to avail this chance. So now let's understand क्या हुआ है कर्नाटका की सरकार में in very very simple language. जमीन का मामला है, जमीन सस्ते में मिली है, किसको मिली है? allegedly चीफ मिनिस्टर की बीवी को, राइट? एंड ऑफ कोर्स जिसकी वजह से बहुत कम पैसा मिला है टू दी एक्सचेकर, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है कर्नाटका की सरकार का। अब मामला ये है कि जो गवर्नर ऑफ कर्नाटका है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई चीफ मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दो। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात, क्या एक्चुअली करप्शन हुई है कि नहीं? अगर हुई है तो बहुत बड़ी बात है, एक और शायद सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर शायद केस हो जाए। अगर ये प्रूव हो जाए शायद एक और सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल चला जाए, अपार्ट फ्रॉम अरविंद केजरीवाल। एंड सेकेंडली बहुत बड़े मुद्दे की बात यह है कि गवर्नर की पोस्ट होती क्या है? क्या गवर्नर अपने मनमर्जी से क्या कोई भी काम कर सकता है? कि क्या गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है? सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड ओवर हियर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया ऑफ कर्नाटका, इन्होंने कहा है कि 40 साल में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये इनका मानना है। लेकिन गवर्नर का मानना ये है कि उन्होंने गलत काम किया है। सो कर्नाटका हाई कोर्ट रिलीफ फॉर CM Siddharamaiah in the Muda land allotment case. We'll talk about what that is. Like lower court has asked to defer the proceedings. लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नर है उन्होंने बोला नहीं आपने you have to start doing something about this chief minister कि इसने गलत काम किया है। पहले इसके ब्रदर इन लॉ को ये प्रॉपर्टी मिली थी और फिर ब्रदर इन लॉ ने वाइफ को ये प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी सरकार की थी और बहुत कम पैसे में और काफी ज्यादा हाई रेट वाली प्रॉपर्टी इन लोगों ने ले ली है। तकरीबन कहते हैं 3000 से 4000 करोड़ का स्कैम हुआ है allegedly, right? So let's try to understand what has happened over here. So first things first, what is in news is that the chief minister is facing prosecution over irregularities related to land allocation by the Mysuru Urban Development Authority. जैसे कि आपको पता है कि अर्बन लैंड की जिम्मेदारी या उसके ऊपर रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट्स की होती है। तो ये मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिससे अलेजिडली इन लोगों ने ये प्रॉपर्टी ली है। तो कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉम्पनसेटरी लैंड पार्सल्स हैज बीन गिवन टू BM पार्वती, हिज वाइफ, ड्यूरिंग हिज प्रीवियस टर्म एज ए चीफ मिनिस्टर, राइट? एंड अभी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर शोर से इसके खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी कोई बात कर रही है। पॉइंट इज दिस, ये इनकी बात नहीं मैं कह रही, मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि जब भी एक पर्टिकुलर पार्टी रूलिंग पार्टी होती है तो करप्शन स्कैंडल केवल ऑपोजिशन पार्टी के दिखते हैं। फिर वो ऑपोजिशन पार्टी जब रूलिंग पार्टी हो जाती है तो करप्शन स्कैंडल प्रीवियस रूलिंग पार्टी के दिखते होते हैं। कहीं ना कहीं हमेशा, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह रूलिंग पार्टी कभी कोई करप्शन नहीं करती, केवल ऑपोजिशन करती है। बट क्या पता यहाँ पे ये चीज हुई है कि नहीं हुई है। And point is this, it's not even about a political party, it is about the honest taxpayers of our country. Because at the end of the day, ये वाली चीज कहीं ना कहीं एक इंसान को बोल देता है कि चलो ठीक है यार, अगर इतने हाई लेवल के लोग करप्शन कर रहे हैं तो अगर मैंने कर लिया तो इतनी क्या बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस, हमारी कलेक्टिव एथिकल रीजनिंग जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। Because we look up to some people, our leaders. And when we see our leaders doing something wrong, it's almost like बच्चा अगर माँ बाप को कुछ गलत करते हुए देखता है तो बच्चे को लगता है ठीक है यार, मम्मी पापा ने किया तो मैंने भी अगर ये वाली गलत काम कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, फर्ज करो झूठ बोलना।
फिर उसके बाद वो देखता है अपने टीचर्स को, टीचर कोई गलत काम कर रहा है, अच्छा चल यार उसने कर लिया तो मैं भी कर लूं, क्या बड़ी बात है। इसी तरीके से एक सोसाइटी जब अपने लीडर्स को अलेजिडली कोई गलत काम करते हुए देखती है तो उसको भी लगता है कि अगर रेड लाइट है और मैंने गाड़ी सामने निकाल दी तो कौन सी बड़ी बात है। और सामने से अगर पुलिस वाला आ जाता है और फिर हमसे थोड़ा पैसा लेके हमें छोड़ देता है तो वो रीइंफोर्स हो जाता है आइडिया कि ठीक है करप्शन तो नॉर्मल है। इसी वजह से कहीं ना कहीं करप्शन के प्रति भी हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुआ। अच्छा, करप्शन कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम लोग करप्शन के लेवल्स को खत्म करने के लिए प्रयास ना करें। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड हियर। ये चीज सोशल एक्टिविस्ट ने सामने लेकर आके दी है कि सिद्धारमैया की जो वाइफ है, शी acquired this compensation for land and it resulted into 45 crore का loss to the state, which is a huge deal because the state anyway is not making a lot of money, कोई सी भी state as compared to the union government। फिर state अगर loss में जा रहा है तो कहीं ना कहीं sporadic development होती है, कुछ जगहों पे बहुत development होती है, बाकी जगहों में बिल्कुल development नहीं होती। और फिर स्टेट जाके सेंटर को बोलता है भाई तुमने नहीं दिया हमें पैसा, फाइनेंस कमीशन ने तो बोला था देने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये पल्ला झाड़ने वाली बात हो जाती है। ऑल ऑफ देम आर शर्किंग देयर ओन रिस्पांसिबिलिटीज। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली इट इज एन इकोनॉमिक लॉस इन इटसेल्फ, but we are not really doing anything about it, and corruption is breeding corruption, and so that is the problem. So the land in question is 3.16 acre located in Kesara village, and originally it was owned by another party, then it was transferred to Siddharamaia's brother-in-law like I told you, और फिर उसके बाद उनकी बीवी को ये चीज मिल गई है, कहते इलीगली मिली है। अब हमें क्या पता इलीगली मिली है कि नहीं, These are the allegations और कोर्ट ही इसके बारे में बात कर सकता है। अच्छा, बात ये है कि ये 50:50 स्कीम के अंदर इन लोगों ने लिया था कि which provides 50% developed land to those who lose undeveloped acquired land, and that too at a very very less cost, but she actually got a land which was very very lucrative allegedly at a very low cost, right? And so that is the problem over here. So scam is worth around like I told you 3,000 से 4,000 करोड़। ठीक है, बोलते हुए हमें भी लगता है 4,000 करोड़ मतलब बहुत बड़ी चीज। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अंबानी के बेटे की जो शादी में खर्चा हुआ है वो 5,000 करोड़ का था, केवल 1,000 करोड़ मोर, राइट? उससे -1,000 करोड़ कर लो, उतने का स्कैम अलेज किया जा रहा है, राइट? So I'm using the term allege again and again and again because it hasn't been proven in the court of law. फिर जैसे कि मैंने कहा कि करप्शन को खत्म करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं। From amongst those things जो बड़ी रिसेंट है, 2013 में इसकी एक्ट बनी थी जिसका नाम है लोकपाल और लोकायुक्त। These are एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। एंटी करप्शन ओम्बड्समैन मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनके पास हम जाके केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ने कोई करप्शन का स्कैंडल किया। अगर यूनियन गवर्नमेंट के लोग, केंद्र सरकार के लोगों के खिलाफ हमें करप्शन के केसेस अगर फाइल करने हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं? लोकपाल के पास। यही अगर राज्य सरकार ने कुछ गलत काम किया है तो हम जाते हैं लोकायुक्त के पास। लोकायुक्त हर एक राज्य में नहीं है क्योंकि कुछ राज्य खुश है स्टेट विजिलेंस कमीशन से, लेकिन कर्नाटका में लोकायुक्त है जिसने 2013 में, और आगे चल के एक और रिपोर्ट देखेंगे, इन्होंने रिपोर्ट्स अपनी फाइल की है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव सेड। So they have said irregularities है लैंड के अलॉटमेंट में, मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड हुआ है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हुई है, राइट? फिर 2017 में दोबारा से ये लोकायुक्त का रिपोर्ट आया। अगेन दे सेड कंटिन्यूअस इरेगुलरिटीज हो रही हैं, राइट? इनएडिक्वेट एक्शन कोई भी नहीं लिया गया है, और सिस्टमिक इश्यूज है। सिस्टमिक इश्यूज का मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर इश्यूज है, राइट? हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम में कोई रोक रहा है हमें बोलने से। और कहीं ना कहीं इफ लोकायुक्त हैज सेड दैट, तो ये तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुली देखना चाहिए। ना गवर्नर ने सैंक्शन किए हैं कि प्रोसिक्यूशन करो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन दिस अलेज्ड करप्शन केस। अब चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को ये बोलते हैं कि तुम कौन होते हो ये चीज बोलने वाले, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट को तो ऐसी पोस्ट बनाई गई है कि उसको तो हमेशा ही सुनना पड़ेगा, किसको? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। जिसमें मैं ये बोलना चाहती हूं कि कुछ संवैधानिक डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर के पास होती है। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास भी होती है, गवर्नर के पास भी होती है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पास संविधान में लिखित है कि वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं किन्हीं किन्हीं केसेस में। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो गवर्नर होता है वो होता तो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ही इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इनफैक्ट ही इज द ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ट्राइंग टू टेल द सेंटर जब भी स्टेट में कुछ गड़बड़ चल रही है, राइट। सो अगर हम पावर्स के बारे में बात करें तो ये किस पावर के अंदर गवर्नर ये सैंक्शन लगाया कि भाई, सैंक्शन लगाया नहीं, सैंक्शन किया है कि करप्शन का केस आप कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के ऊपर। दिस इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, राइट। एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि गवर्नर, if governors did not use this discretion based on facts and circumstances, it would lead to a complete breakdown of the rule of law। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बाय चांस गवर्नर ऐसा काम नहीं करेंगे तो कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाएगा और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब हमारा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा तो है नहीं कि वी आर अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वी आर एक्चुअली अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संगठन है यहाँ पे, कोई भी राज्य टूट के बिखर के कोई और देश नहीं बन सकता है। और यही चीज को नजर में रखते हुए कहीं ना कहीं वो जो लिंक है, जो गवर्नर है, उसको जोड़ के रखना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको क्लियर पिक्चर दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स की अगर हम बात करें, संवैधानिक डिस्क्रिशनरी पावर्स, जहां पे संविधान में बकायदा लिखा है गवर्नर इन हिज ओन डिस्क्रिशन कैन इम्पोज स्टेट इमरजेंसी। ऑब्वियसली कोई चीफ मिनिस्टर या फिर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तो एडवाइस कभी भी नहीं देगा गवर्नर को कि ठीक है हमसे नहीं चल रहा स्टेट, आप लगा दो स्टेट इमरजेंसी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेकेंडली, while acting as an administrator of an adjoining UT, फॉर एग्जाम्पल की बात ही कर रही हूँ, एक्चुअल रियलिटी की बात नहीं कर रही। अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ऑफ पंजाब है और चंडीगढ़ बाजू में है, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, तो जब गवर्नर पंजाब के लिए काम कर रहा है तो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुनेगा। लेकिन वही गवर्नर जब एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा ऑफ द यूटी ऑफ चंडीगढ़, तो उसको पंजाब के चीफ मिनिस्टर या पंजाब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात सुनने की जरूरत नहीं है। थर्ड, रिजर्विंग अ स्टेट बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट। कोई सा भी अगर स्टेट बिल बनाया है और गवर्नर को लगे यार ये अगर बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया ना तो देश में दिक्कत हो जाएगी, अब वापस देगा तो सस्पेंसिव वीटो हो जाएगा। मतलब कि चाहे विधानसभा माने ना माने, अगर दोबारा से सेम चीज उसको मिल गई फिर तो उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो अपनी सूझबूझ को यूज करके कभी कभार गवर्नर क्या करता है, उस बिल को रिजर्व कर देता है और डायरेक्टली किसको दे देता है, प्रेसिडेंट को, कि भाई आप देखो कि इसको हमने एक्ट में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। अब इसमें भी कोई चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज नोबडी वुड वांट टू गिव देयर ओन अथॉरिटी टू समबडी एल्स। सो ये वाली चीज भी गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर मानी जाती है। एंड फाइनली, डिटर्मिनिंग द रॉयल्टी फॉर माइनिंग इन ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के अंदर ट्राइब्स की ज्यादा अथॉरिटी होती है। अब वहां पे अगर माइनिंग हो रही है तो गवर्नर डिसाइड करेगा कितनी रॉयल्टी मिलेगी। अगर यही चीफ मिनिस्टर डिसाइड करने लग गया फिर तो इलेक्शन का मुद्दा ही बन जाएगा। वो ट्राइबल लैंड में जाएंगे, बोलेंगे आपको हम 10% रॉयल्टी दिलवाएंगे, दूसरा कैंडिडेट बोलेंगे ना हम आपको 12% रॉयल्टी दिलवाएंगे, और स्टेट के एक्सचेकर का बैंड बच जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, राइट। अदर इंस्टेंसेस जहां पे गवर्नर्स ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लिया है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इनफैक्ट वेरी रिसेंटली पुराने गवर्नर थे पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, अब तो गुलाब चंद कटारिया बन चुके हैं, और जब बनवारी लाल पुरोहित थे तो उन्होंने भी बोला था कि चीफ मिनिस्टर की आप हमारी बात नहीं मान रहे, अब हमें ये चीज सेंटर के पास लेके जानी पड़ेगी। सो ये फ्रिक्शन हमेशा रहता है, पर कहीं ना कहीं यू सी महाराष्ट्र का केस है जहां पे प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का भी हुआ था, AR एंटिले, राइट। एंड ये कहीं ना कहीं गवर्नर की डिस्क्रिशन के बेसिस पे ही हुआ था। तमिलनाडु की बात करें तो ये चीज जयललिता के खिलाफ भी हुई थी बाय द देन तमिलनाडु का गवर्नर मैरीचानी रेड्डी, राइट। सो अ लॉट ऑफ पीपल डिड दैट। इनफैक्ट जयललिता हैड गॉन अगेंस्ट द गवर्नर आल्सो फॉर दिस, लेकिन आर्टिकल 361 के तहत इम्यूनिटी मिलती है गवर्नर को, और फिर कोर्ट ने ये बोला कि आप गवर्नर के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नर केवल अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, राइट।
So now that you've understood this particular topic, I'd like to give you a mains practice question. Kindly read it carefully, write it, and get it corrected by your teachers. The role and powers of the governor in the Indian federal system are often subjects of debate and discussion. Critically analyze the constitutional powers and functions of the governor, including their impact on the governance of states, discuss the challenges associated with the exercise of these powers, and suggest measures to ensure that the governor's role is effectively balanced within the federal structure of India, right? And before ending this particular topic, I'd like to make two important announcements. जितने भी बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बैठ रहे हैं and they are looking for any kind of a test series which is perfectly aligned with the UPSC paper pattern, look nowhere else and come and join Maluka IAS today, जहां पे एक एस्पिरेंट को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 प्रीलिम्स, 30 मेंस, along with that discussion with our top mentors in both English as well as Hindi in very, very affordable prices. And finally, keeping in mind कि education should be affordable for everyone, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilation, which is also available in Hindi as well as English. Thank you very much, and I will see you soon with another informative video.